हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज एलटी केमिस्ट्री के लिए हम लोग यूनिट 1 में लेकर आए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी या अपना देखना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर और उनके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने इवन देखे थे। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इजी है, याद करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, बनाने वाली चीज़ें नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इजी चैप्टर रहेगा, एक ज़्यादा टाइम लगेगा, दो लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जो हमारे पास एस ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो किन्हें कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स? तो आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ठीक है, और ऐसे ही डी और एफ है। तो एस ब्लॉक हमें सबसे स्टार्टिंग में नज़र आता है, जहाँ पर हमें दो ग्रुप नज़र आते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, या आप इन्हें फर्स्ट और सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी के एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब किसी एलिमेंट के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड, थोड़ा लिखने वाला होगा आज ही मेरे लिए भी। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एस ऑर्बिटल या एस सबशेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में भरा जा रहा है तो वो एलिमेंट कहाँ के एलिमेंट कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, आज बेसिकली हम ग्रुप नंबर 1 के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये एलिमेंट बेसिकली हमें वहाँ पर मिलते हैं। इसको ट्रिक क्या है याद करने की? इससे ऊपर हाइड्रोजन भी आता है लेकिन वो एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये होती है कि हेलिना की रब से फरियाद। बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको जैसी भी याद हो, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या बोला मैंने यहाँ पर? हेलिना। अब इससे पहले आपको जैसे भी याद हो, जो अच्छा लगे। हेलिना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। लास्ट वाले एलिमेंट के बारे में कुछ खास बातें कि जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है यानी कि फ्रांसियम है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो पहला सवाल आपका ये हो गया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? इसमें से फ्रांसियम है, राइट। इसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। और इसकी हाफ लाइफ अगर मैं बताऊं आपको, यानी कि इसकी जो आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, यानी कि 50% ही ख़त्म हो जाता है 21 दिन के अंदर। तो ये इसकी हाफ लाइफ होती है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, राइट। पीरियोडिक में मैंने ऑर्डर बताया था, नीचे जाने पे साइज़ बढ़ता है। तो लिथियम के बाद सोडियम, फिर क्या आ जाता है? के, पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आना चाहिए सीजियम, लेकिन फिर फ्रांसियम आता है, फिर आता है सीजियम। तो लास्ट में सीजियम सबसे बड़ा होता है। तो मैंने बताया भी था कि पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? वो है सीजियम। इतनी बातें समझ में आई? तो इसके बाद जो है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमने कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? एस में फिल होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल होगा तो उसे हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कहाँ से कहाँ तक है? तो पहला पॉइंट हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस, तो उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। दूसरी बात याद करते हुए चलेंगे हम, फ्रांसियम के बारे में आपने पढ़ी कि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एलिमेंट भी पहचानने चाहिए, बहुत बेसिक सवाल भी आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, नीचे के एलिमेंट्स पे ही पूछेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो सभी को पता रहते हैं,
तो फ्रांसियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 को किस नाम से जाना जाता है? एल्कलाई मेटल्स। एल्कलाई मेटल्स यानी कि क्षारीय धातुएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि क्यों ऐसा हम बोलते हैं, इनको एल्कलाई क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा एल्कलाई का मीनिंग क्या होता है। तो एल्कलाई का मीनिंग होता है वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है? एल्कलाई। यानी कि कभी भी हम बोलते हैं ना एल्कलाइन सॉल्यूशन है, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा बेस है वो? ऐसा बेस है जो वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। अब इनको एल्कलाई मेटल्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, इसको हटा देता हूँ। तो उसका रीज़न बच्चों क्या है? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, बिकॉज, एक सेकंड कहाँ गए, ठीक है, तो क्या है देखो, बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस। ये ऐसे बेस बनाते हैं जो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं ऑन रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर से रिएक्शन करके ऐसे बेस बनाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास है सोडियम, इसकी रिएक्शन कराओ H2O से। ठीक है, काफ़ी विगरस रिएक्शन होती है। पानी में अगर सोडियम डालो तो आग लग जाती है ना। तो क्या बनाता है वो? NaOH बनाता है। आप कहोगे सर बेस में ऐसा क्या होता है? बेस में नहीं, कौन सी गैस निकलती है बहुत तेज़ी के साथ? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब सोडियम की रिएक्शन वाटर से कराई जाए तो वो एक बेस बनाता है। NaOH क्या है? एक बेस है। और कैसा बेस है? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल बेस, जिससे सॉल्यूशन कैसा होगा? एल्कलाइन बेसिक होगा। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एल्कलाई मेटल्स कहा जाता है। आगे जाके हम देखेंगे उनको, जो सेकंड वाला ग्रुप है, क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ ली। उसके बाद रेडियो एक्टिव होते हैं, ये हमें पता चल गया। ठीक है, कौन सा एलिमेंट उसमें, साइज़ का मैंने ऑर्डर आपको बता दिया है। साइज़ के ऑर्डर के बाद हमारे पास आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत कम होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम टॉपिक पढ़ के आए हैं कि लेफ़्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा लेफ़्ट में तो यही है। तो लेफ़्ट से राइट जाने में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। और सबसे पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट में तो यही है स्टार्टिंग में। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बहुत लो होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, दूसरा तो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? इनर्ट हो जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम में आपने कहा 2,8,1, तो मैं कहूँगा एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो ये वो नहीं निकालने देगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है? स्टेबल हो गया है। तो इसलिए इनकी सेकंड जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है। प्रॉबेबली वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। इसलिए आप सोडियम को कभी भी 2 पॉजिटिव नहीं देखेंगे, राइट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सोडियम है, लिथियम है, वो कभी भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और वो होती है +1। तो ये सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फ्लेम कलरेशन की बात करें तो इनके फ्लेम होते हैं, अपने अपने अलग अलग कलर होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। तो फ्लेम कलरेशन, कलर याद करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ मैं। जैसे सोडियम जो होता है वो कैसे कलर का होता है, मतलब कैसा कलर फ्लेम देता है? ठीक है, येलो कलर का। और किसका याद रख सकते हो तुम? लिथियम भी याद रख लो। चलो, इसको बोलते हैं क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड। सोडियम तो याद रख ही लेना। तो ये बातें हो गई, तो मैंने ये लिख दी हैं सारी चीज़ें यहाँ पे, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, स्टार लगा लेना आप लोग। फोटो
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मेटल प्लेट पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर टाइप की लाइट पड़ती है तो उसमें से क्या निकलने लग जाते हैं, उसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उसे बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहा मैंने, किसी मेटल प्लेट के सरफेस पे सनलाइट पड़ती है, वो कुछ स्पेसिफिक होगी, ऐसा नहीं कि कभी भी कैसी भी सनलाइट पड़े और इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, वो बात हम कभी और करेंगे। तो जब उस पर लाइट पड़े तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर आयनाइजेशन कैसी होगी, एंथैल्पी लो होगी, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होगा, तो वो मेटल्स बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। तो सीजियम इज़ गुड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, लो होती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम इनके यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एग्जांपल है आपका सीजियम एलिमेंट। उसके बाद आती है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी वाला हमने ये एग्जांपल वहाँ पे भी लिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। तो लैटिस एंथैल्पी जो है, यानी कि एग्जांपल से समझाते हैं, LiCl, NaCl, KCl, ठीक है, RbCl, इस तरीके से। तो Cl नेगेटिव तो सेम है, Li पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, स्टार्ट थर्ड, K पॉजिटिव, फिर Rb पॉजिटिव। तो जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतनी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो Li पॉजिटिव की लैटिस एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, फिर Na पॉजिटिव की कम, K पॉजिटिव की और कम हो जाएगी, और RbCl यानी कि Rb पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन करने की एबिलिटी। ऑक्सीडेशन करना मतलब लॉस ऑफ तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाई है, जैसे तुम्हारा बोलने का पोटेंशियल हाई है तो तुम ज़्यादा बोलोगे, तुम्हारा खाने का पोटेंशियल ज़्यादा है तो तुम ज़्यादा खाओगे, तुम्हारा पढ़ने का पोटेंशियल ज़्यादा है तो तुम पढ़ोगे। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, राइट। तो हाई होता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। जो अपना ऑक्सीडेशन करते हैं वो किसी और का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ये कैसे एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आई बात समझ में। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, तो बोलोगे बहुत नेगेटिव होता है। कैसे एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और सबसे ज़्यादा इसमें किसका होता है, लिथियम का। तो लिथियम इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसके लिए भी मैं रीज़न दूँ आपको एक, ये रीज़न भी इम्पॉर्टेंट है। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अभी कैसे आता है उस पर तो अभी जाना नहीं है, वो डी ब्लॉक का पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे समझाया जाता है ज़्यादा। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इतनी याद रख लो बात। क्या याद रखोगे, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। बस दो बातें ध्यान रखो, समझ गए। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है क्योंकि साइज़ क्या है, बहुत छोटा। हाइड्रेशन एंथैल्पी या सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एंथैल्पी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया तुम लोगों को, ठीक है। नहीं भी पता है तो ये आप समझ जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि साइज़ क्या होता है लिथियम का, लिथियम का साइज़ बहुत छोटा होता है, राइट। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। यानी कि रिएक्शन जो सिलेबस में आप लोगों के स्पेशली मेंशन है कि इसके हाइड्राइड पढ़ो, इसके ऑक्साइड्स पढ़ो, ठीक है, इनके हैलाइड्स पढ़ो, और कार्बोनेट्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इनके कभी आप किसी बुक को रेफ़र कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इनके कार्बोनेट्स भी दिखेंगे और देखने में लगेगा भी यार सोडियम बाइकार्बोनेट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, लेकिन सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम बात करें इनके, तो इनकी खास बात क्या है, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लो है।
तो अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देखते हैं। तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, यानी कि एयर के साथ रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, तो एयर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, ये ले लेते हैं। तो एयर के साथ अगर रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है और उसकी रिएक्शन करा देते हैं हम ऑक्सीजन से, ठीक। ये तुम ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, एग्जांपल रख दूँ तो Na+O2। Na+O2 क्या बनता है, Na O2 मत बोल देना आप, क्या बनता है Na2O। कैसे बनेगा, आप सभी जानते हैं Na की वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 1 और O की कितनी होती है -2। तो क्रॉस कर दो, क्या फार्मूला बनेगा, Na के पास आएगा 2 और O के पास आएगा 1, तो Na2O बनेगा। ऐसे ही मैंने M लिख दिया, M में कोई भी आ गया, लिथियम रख लो, सोडियम रख लो, तो आप बोलोगे किस तरीके का ऑक्साइड बनाता है M2O। आई बात समझ में। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा है कि अगर यही M2O जो ऑक्साइड बन गया है वो अगर किससे रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है, तो वो MOH बना लेता है। MOH थोड़ा अजीब लगेगा, एग्जांपल ले लेते हैं अगेन। यानी कि जो Na2O है, सोडियम का ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करा दो वाटर से, तो ये भी क्या बना देगा आपका NaOH बना लेगा, ठीक है। फिर इस NaOH को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करा दूं तो ये बना देगा Na2CO3। लास्ट वाली रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग की 2 रख लो याद कि ऑक्साइड्स कौन से बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड्स कौन से बनाते हैं। तो ये कहानी है। तो इस तरीके से ऑक्साइड्स बनते हैं। फिर हमारे पास ऑक्साइड्स में यानी कि O हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या होता है, O पे कितना चार्ज होता है 2-। तो ज़्यादातर केसेस में जहाँ पर भी आप O देखते हैं तो वो होता है ऑक्साइड के फॉर्म में। फिर केमिकल बॉन्डिंग में मैंने परऑक्साइड बताया था, सुपर ऑक्साइड बताया था। परऑक्साइड क्या होता है O2 2-, मतलब एक O पे एक माइनस, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। ये परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। फिर आता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में 2 O होंगे लेकिन एक ही नेगेटिव होगा, तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। यहाँ से सवाल कैसे हो सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो आपको ये आयंस पहचानने आने चाहिए। यहाँ के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपसे फार्मूला बनवा लेंगे। जैसे लिथियम ऑक्साइड बनाना है, तुम्हें पता है लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड ना, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, क्रॉस कर दो, क्या फार्मूला बना Li2O। अब मैं कहता हूँ आपसे पोटेशियम बनाना है तुम्हें परऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो आपने लिया के की वैलेंसी कितनी 1, परऑक्साइड O नहीं होता, कितना होता है O2 पे कितना चार्ज होगा यहाँ पर 2-। तो फार्मूला बनाओ, क्या बन जाएगा K2O2। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, K2O2 बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। K2O2 होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, एक बार और बना के देख लेता हूँ मैं इसे, आप लोग भी ट्राई करना। ये तो हो गया हमारे पास ऑक्साइड। अगर मैं बनाना चाहता हूँ, ये रहा हमारे पास K और ये रहा हमारे पास O2, ठीक है। तो O2 हमारे पास है O2 2- ना, Na2O2, हाँ ठीक था, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो O2 कितना है 2- है, बस वो मुझे इसलिए गलत लगा ना, मैं बताऊँ क्यों गलत लगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब अनस्टेबल बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा डाइजेस्ट जैसा नहीं लगा मुझे क्या आ रहा है। तो ये बनेगा K2O2। तो क्या पढ़ोगे अगर K2O2 लिखा होगा तो, कि ये परऑक्साइड है, इसका सुपर ऑक्साइड बनाओ, सुपर ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है इसका। तो के की वैलेंसी कितनी 1, सुपर ऑक्साइड में O2 होगा लेकिन चार्ज कितना होगा 1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा KO2। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक KO2 याद रख लो और एक क्या याद रख लो Na2O2, ये तो शायद सुना हो आप लोगों ने। तो ये क्या है आपका परऑक्साइड है, क्या है परऑक्साइड। और KO2 ये क्या है आपका, ये है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है।
और जो Li2O है वो क्या है, ऑक्साइड। यही ऑर्डर भी होता है जो मैंने लिखा है। नीचे की तरफ सुपर ऑक्साइड बनाने की एबिलिटी बढ़ जाती है और ऊपर ऑक्साइड बनाने की एबिलिटी होती है और बीच वाले बनाते हैं पर ऑक्साइड। फिर उसके बाद आता है हमारे पास ये बात हो गई आपकी ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड की। फिर हमारे पास आएगा, सुपर ऑक्साइड हो गया, अब है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, अब आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, सर पेपर में वो सिलेबस में तो ऐसा लिखा नहीं है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ये। आपके सिलेबस में क्या लिखा है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्राइड्स, है ना। तो वही तो बन रहे हैं इनसे रिएक्शन करके। तो हमारे पास लेट सपोज कोई सोडियम मेटल है, उसकी रिएक्शन वाटर से करानी है, तो आप लोग जानते हैं कि क्या बन जाएगा, NaOH। सेम फॉर पोटेशियम, तो K प्लस H2O क्या बन जाता है, KOH। तो अब मैं Na बार बार लिखने की जगह M लिख देता हूँ और ये H2O, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, MOH। तो ये हो गए इनके हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड के बारे में जानते हो आप क्या होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई है हमारे पास। और सभी में कौन सी गैस बाहर हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही है, इसलिए रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है एंडोथर्मिक, तो आप बोलेंगे एक्सोथर्मिक होती है, आग लग जाती है मतलब। ठीक है, उसके बाद जो है यही रीज़न है, ठीक है, वेरी विग्रस, ठीक है, बहुत भयंकर तेज, बिल्कुल एफेरेंस वाली। तो वेरी विग्रस रिएक्शन। यही रीज़न है कि सोडियम, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स को किस में डुबा कर रखा जाता है, कैरोसिन में। देखा होगा लैब में आप लोगों ने ना, सोडियम को कैरोसिन में डुबा कर रखते थे। देयरफॉर पुट इन कैरोसिन, ठीक है, ये पैराफिन वैक्स वगैरह में। तो ये इसका रीज़न रहता है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो रही होती है, आग लग जाती है, ठीक है। इस वजह से इसे कैरोसिन, इनको कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो सोडियम पोटेशियम के लिए स्पेशली बात आप ध्यान रखेंगे कि इन्हें कैरोसिन में या पैराफिन वैक्स में रखा जाएगा, ताकि ये वाटर के कॉन्टैक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए। फिर थर्ड आता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी कि अब हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, राइट। रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स, अपने नोट्स बनाते टाइम तुम चाहे मत लिखना रिएक्शन विथ वाटर, लिख लेना क्या, हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विथ हाइड्राइड्स में तुम खाली हाइड्राइड्स लिख लेना। अरे मैंने क्या लिख दिया, रिएक्शन विथ किसके साथ है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको हाइड्राइड्स लिख सकते हैं कि हाइड्राइड्स बनेंगे। देखो कैसे बनते हैं। तो लिथियम की रिएक्शन हमने कराई किससे, H2 से, तो Li की वैलेंसी भी 1 होती है, H की वैलेंसी भी 1, तो LiH बन गया। सोडियम की रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोजन से, बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ मैं रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, NaH। तो ऐसे ही हमारे पास कोई मेटल हो एल्कलाई, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके किस तरीके के कंपाउंड बनाता है, MH। इनकी खास बात क्या है कि ये कंपाउंड आयनिक होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, आयनिक होते हैं। तो आयनिक है अगर, तो पहले वाले को अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Li पॉजिटिव और H नेगेटिव। ऐसे ही दूसरा बनेगा Na पॉजिटिव और फिर ये क्या बनेगा, H नेगेटिव। यही रीज़न है, मतलब रीज़न जो बोल रहा हूँ मैं, नॉर्मली आपने हाइड्रोजन को +1 में देखा, यहाँ पर आप देखते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 में। तो अगर आपसे कभी कहीं सवाल पूछा जाए कि हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किन में दिखाता है, तो आप बोलेंगे मेटल हाइड्राइड्स में, लाइक लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। और कैसे नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नहीं होते, कैसे होंगे, आयनिक नेचर के होंगे, राइट। अब लास्ट आता है हमारे पास, लास्ट 2 इसमें बचे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिएक्शन विथ हैलोजेंस, यानी कि इनके हैलाइड्स। रिएक्शन विथ हैलोजेंस, तो रिएक्शन विथ हैलोजेंस में क्या होगा, देखें, Na है आपके पास, बहुत इजी रिएक्शन है, आराम से बढ़ा सकते हो तुम, है ना। तुम्हें पता है Na + Cl2 क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ही होगा।
तो ये भी आयनिक ही होते हैं, और आयनिक कैरेक्टर डाउन टू ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो डाउन टू ग्रुप जब नीचे की तरफ बढ़ोगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, तो डाउन टू ग्रुप आयोनिक नेचर इंक्रीज। अब ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो लिथियम है, लिथियम क्लोराइड कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। केमिकल बॉन्डिंग में देखा था, वहाँ पे मार्क भी कराया था, इसलिए रिवाइज होती रहेंगी चीज़ें जो सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर जो कनेक्टेड है, बीच में से कोई चैप्टर डिफरेंट आएगा तो मैं वहाँ पे जंप बिल्कुल कर दूंगा, ठीक है। तो लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल सीक्वेंस में बच्चों की तरह पढ़ना नहीं है, हमारा काम है कि कनेक्टिविटी कैसा है और कम टाइम में चीज़ें कैसे कवर हो जाएं। अब मान लीजिए जो चैप्टर पुराना इससे पहले का लिंक हो रहा है और आगे उस चैप्टर किसी चैप्टर में काम आ सकता है, मैं वहाँ ना पढ़ा के उसे कहीं और पढ़ाऊँ, तो आप उसे काफ़ी बाद में अगर देखो तो फिर तुम्हें लिंक करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जो चीज़ मैंने रिसेंटली पढ़ाई हुई है उससे अगर कोई यूज़ हो जाए आगे तो मुझे भी थोड़ा ईजी हो जाएगा, आपको भी जल्दी चीज़ें आएंगी। तो लिथियम क्लोराइड यही तरीका होता भी है पढ़ने का। लिथियम क्लोराइड तो कैसे नेचर का होता है, कोवेलेंट। बाकी सब NaCl, KCl, लाइक RbCl, तो ये सारे कैसे होंगे, आयनिक। तो नीचे की तरफ आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, बहुत टेढ़ी लाइन खींची है, सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। अब ये हेडिंग सिलेबस में किस हिसाब से है आपकी, कि कॉम्प्लेक्स कहा है ना वहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, उसके बारे में बताइए। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म अमोनिया के साथ ही करता है, ठीक है। तो ये मेटल है कोई हमारे पास, तो अमोनिया से रिएक्शन कराई जाती है जब, तो ये अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बाहर से कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स बना देगा। कॉम्प्लेक्स वगैरह तुमसे पूछेंगे नहीं। और साथ में अमोनिया के साथ एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बाहर निकलती है जिसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इससे होता क्या क्या है, पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारे मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये अमोनिया के साथ क्या बना लेते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कलर के लिए। और कलर कैसा आता है इनके अमोनिया सॉल्यूशंस का, BLUE, ठीक है, ब्लू आता है। तो ब्लू कलर के सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ। तो फिर आते हैं, अच्छा सॉल्ट्स तो तुम्हारे इसमें है नहीं। तो ये कहानी है आपकी एल्कलाई मेटल्स की। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, याद भी हो गया होगा आपको। बस 1-2 मिनट और दीजिए मुझे, एक बार मैं क्विक रिवाइज आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ। तो सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि जब हम पहले पॉइंट की बात कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने कहा कि जो हमारे सुनते रहेंगे, याद कर लेंगे अभी। तो हमने पहला पॉइंट ये कहा था कि हमारे पास जो एल्कलाई मेटल है, जो S ब्लॉक है, उसमें कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कलाई मेटल। S ब्लॉक किन्हें कहते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में फिल किया जाए। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हम लोगों ने बात करी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैंने बताई कि सबसे नीचे जो फ्रांसियम है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और साइज सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है, सीजियम का है, होना फ्रांसियम का चाहिए था। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी। फिर उसके बाद इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ की बात करना शुरू करी। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने कहा कि एक तो साइज़ हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत कम होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत हाई होती है। एल्कलाई मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बनाते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। ये बेस बनाते हैं लाइक NaOH, जो कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एल्कलाइन इन नेचर कहते हैं। फिर बाकी आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। तो मुश्किल से 1 पेज लगेगा, जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो पॉइंट बनाकर लिख लो और उनको रट लो, ठीक है। समझा दिया है मैंने, बार बार रिपीटेशन करो, फिर उसे रटना ही कहते हैं। रटने का सही मीनिंग ये है कि पहले समझें फिर उसे रटें, तो फिर वो याद करने की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, एक लेक्चर और आएगा जिसमें हमारा चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता है एक और आएगा
जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लो। सारे वीडियो, सारा सिलेबस कंप्लीट आप लोगों को फ्री यहाँ पर कंटेंट सारा मिलेगा और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।